वेलकम टू पीवाईक्यू पाठशाला। यहाँ मिलेंगे आपको सभी टाइप की पीवाईक्यू जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, जितने भी पीएससी होते हैं सभी के आपको यहाँ पर पीवाईक्यू मिलेंगे। और आज हमारा ये पीवाईक्यू जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है जो वो है पॉलिटी का, और जो कि हमने यूपीएससी से लिया है। तो ये 1991 से लेकर 2024 तक के पॉलिटी की पीवाईक्यू हमने यहाँ पर कवर करे हैं, जो कि टॉपिक वाइज रहेंगे। तो ये उसकी पहली सीरीज है, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो कृपया करके इसको ज़रूर देखिए। चलिए, हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में इसमें पूछा गया है। तो इसके लिए हमने ये उसकी हेडिंग्स ली हैं, जैसे कि ये लिखी है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कॉलोनियल रूल, Constitute Assembly, silent features of the Constitution, preamble, schedules and parts of the Constitution, Union and its territory and citizen। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स रहेंगे, उनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इसके जो आंसर्स है कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इस पर हम डीपली एनालाइज करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन है, Which one of the following statements best reflects the chief purpose of the constitution of a country? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पर्पस बता रहा है। कि क्या पर्पस रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहा है। ओके, देखते हैं। इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज, कि क्या यह जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके जो लॉज हैं उसको निर्धारित करता है कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस एंड अ गवर्नमेंट, या फिर ये पॉलिटिकल ऑफिस है और गवर्नमेंट है उसके क्रिएशन के बारे में बताता है। सी है, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को ये डिफाइन करता है और लिमिट में करता है। डी ऑप्शन है, इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, मतलब ये सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और सामाजिक रक्षा के बारे में बता रहा है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो, सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ लॉ जो कि गवर्नमेंट को एक तरीके से लिमिट में करता है। गवर्नमेंट की जो पावर्स है उसको लिमिट में करता है। हम अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो हमारे इंडिया में जो भी काम होते हैं सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होते हैं। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसियाँ बनाती है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो, ठीक है। अगर गवर्नमेंट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कोई रूल बना रही है या फिर कोई पॉलिसी बना रही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उस पर तुरंत चेक एंड बैलेंस की जो प्रक्रिया है वो हाल हो जाती है, क्योंकि फोर्स देखता है चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट चलाते हैं उसको। ठीक है, मतलब आपने जो भी रूल या पॉलिसी बनाई है वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट तुरंत गवर्नमेंट को एक तरीके से ऑर्डर देता है कि आपने जो पॉलिसी है वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, तो हम इस पॉलिसी को या फिर इस रूल को या फिर आपके जो ऑर्डर है उसको हम एक तरीके से निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। देखो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ अ नेशन, एंड देखो ये लिखा है ना, दैट डिटरमाइन द पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की पावर्स है और ड्यूटी को डिटरमाइन करता है। ठीक है, और अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स मल्टीपल पर्पस, कॉन्स्टिट्यूशन का मल्टीपल पर्पस है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ लेजिटिमेट लीगल एंड पॉलिटिकल बेसिस फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है, टू पर्पस एंड इनेक्ट लॉज, organizing public services and settling disputes। ओके, अब ये लिखा है यहाँ पर, द चीफ पर्पस इज टू लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन उसका चीफ पर्पस क्या है? देखो, बाकी तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के मल्टीपल पर्पस के बारे में बात करी थी, लेकिन चीफ पर्पस इसका ये है कि ये लिमिट में करती है गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट की पावर है उसको लिमिट में करता है।
इनफैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज बाय डेफिनेशन लिमिटेड गवर्नमेंट। तो कोई अपन जो सुनते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, तो उसका मतलब ये है कि ऐसी गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लिमिटेड है ना, मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये है कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में आपको जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें से आपको बताना है कि विच वन द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव स्टेटमेंट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो पहली स्टेटमेंट दी है द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन। ये कॉन्स्टिट्यूशन डे हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसका पर्पस है टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं अमंग द सिटीजन। ठीक है, स्टेटमेंट 2 है ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो, इसमें बोल रहे हैं कि जो 26 नवंबर 1949 है उसी दिन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को सेट किया गया था। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। तो देख लेते हैं भाई, 26 नवंबर 1949 को तो एक तरीके से प्रेम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया था, है ना। तो ये तो नहीं हो सकता कि उसी दिन बनाया और उसी दिन आपने तो कमेटी भी बना दी, हाल के हाल बन भी गया आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो, जब उसी दिन नहीं बनाया तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई। इसके हिसाब से सेकंड वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है और फर्स्ट वाली सही। अब देख लो, उधर ऑप्शन में दे रखा है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट। गलत है। भी देख लो, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ये भी रॉन्ग है। भी देख लो, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। देखो, ये वाला सही लगा ना। ये वाला देख लो, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो देखो, स्टेटमेंट 1 तो सही था हमारा, लेकिन स्टेटमेंट 2 है वो रॉन्ग था। इसके हिसाब से हमारा सी आंसर सही है। देख लेते हैं। देखो, इसका आंसर सी सही है। अब ये देखते हैं हमारा कहाँ गलत हो रहा है स्टेटमेंट 2। देखो, ये लिखा है ना ऑन 29 अगस्त 1947 द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी। देखो, ये लिखा है ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप करी गई थी, 29 अगस्त 1947 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर टू प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ऑन 26 नवंबर 1949 the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India and it came into effect on 26 January 1950। देखो, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा है ना, मतलब पूरा बनके तैयार हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अडॉप्ट कर लिया और ये फोर्स में 26 जनवरी 1950 को आया। ठीक है, तो ये फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950 को, और एडॉप्ट करा गया है 26 नवंबर 1949 को। और इसके लिए जो कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, वो सेट करी गई थी 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, हो गया यार। ठीक है, देख लेते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेट करी गई थी, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब एडॉप्ट करा था, है ना, वो कब एडॉप्ट करा था, 26 नवंबर 1949 को। और ये इफेक्ट में कब आया है, 26 जनवरी 1950। तीन चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है, डन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। है ना, तो लिबरल डेमोक्रेसी में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि सेफगार्ड कर रहा है लिबर्टी को, है ना। तो देख लो, पहला ऑप्शन है कमिटेड जुडिशरी, बी है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, सी है इलेक्टेड गवर्नमेंट और डी है सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखो, पहले ऑप्शन पर जाते हैं, एक कमिटेड जुडिशरी। देखो, क्या एक कमिटेड जुडिशरी एक तरीके से सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी है कि हमने कोई एक कमिटेड जुडिशरी बना दी, क्या वह सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जुडिशरी के भरोसे थोड़ी चलता है सब कुछ।
जुडिशरी करेगी तो मतलब वो लिबर्टी हो गई, वो जुडिशरी ने रक्षा कर दी तो लिबर्टी की रक्षा हो गई ना। नहीं, देखो सभी फैक्टर्स मिलकर एक तरीके से सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी होते हैं, है ना। हम एक इंस्टीट्यूशन पर पूरी लिबर्टी की जो सेफ गार्ड है वो इम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। बी देख लो, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन देखो, जब एक ही गवर्नमेंट के पास में पूरी पावर्स होंगी तो क्या वह सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी होगा क्या? बिल्कुल नहीं, फिर तो वो निरंकुश हो जाएगा, है ना। तो उस पर कोई अंकुश ही नहीं लगा पाएगा कि कोई उसको स्टॉप कर पाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बी तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। सी देख लो, इलेक्टेड गवर्नमेंट। देखो जितनी भी गवर्नमेंट है, जैसे डेमोक्रेसी है तो गवर्नमेंट इलेक्टेड ही होती है ना। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो क्या वह सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी है? बिल्कुल नहीं। जब गवर्नमेंट के पास पावर आ जाएगी, ठीक है, तो फिर से तो मतलब वो कहाँ से आपको सेफ गार्ड दे रही है ना। जब वो पावर को सेपरेट करेगी ना, तो सब अपने अपने लेवल पर सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी करेंगे, तभी हम मानेंगे कि वो एक तरीके से लिबर्टी की सुरक्षा हो रही है। तो ये लिखा है ना डी, सेपरेशन ऑफ पावर ना। जब पावर का जब सेपरेशन हो जाएगा तो तभी वो सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी मानी जाएगी, क्योंकि सभी अपने अपने लेवल पर जो लिबर्टी है उसकी सुरक्षा कर रहे होंगे, ठीक। तो सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी, तो ये इसका क्या होगा, सेपरेशन ऑफ पावर्स होगा, डी वाला। सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे इंडिया में 3 टाइप से है। एक तो एग्जीक्यूटिव, है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। देखो आगे देखते हैं हम, थर्ड का आंसर डी है, ये लिखा है पूरा। The separation of power between the legislature, the executive, and the judiciary constitute an important safeguard of liberty in a liberal democracy, है ना। तो मैंने आपको 3 टाइप के जो ये सेपरेशन बताया था, 3 मतलब 3 टाइप्स नहीं, सॉरी, मतलब जो हमारे इंडिया है इसमें ये 3 जो इंस्टीट्यूशन है इनके बीच में सेपरेशन है पावर का, है ना। तो वो कौन कौन है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी। ये तीनों मिलकर सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पूरी बात तो आपको और अच्छे से अगर पढ़नी है डीपली तो ये रही। और इसका देखो ये लिखा है ना, दिस सेपरेशन मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरी एक्सेसेस बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की मनमानी जो एक तरीके से शक्तियाँ, मनमानी जो पॉलिसियाँ हैं उनको रोकने के लिए ये सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। ये बोल रहा है therefore none of the 3 organs can usurp the essential functions of other organs, okay। all the 3 organs act as check and balance on the power of each other। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, चेक एंड बैलेंस वाली। तो तीनों ऑर्गन्स हैं, ये तीनों ऑर्गन्स एक्ट कर रहे हैं चेक एंड बैलेंस ऑन द पावर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की पावर पर चेक एंड बैलेंस के लिए ये तीनों फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। With references to India, consider the following statement. So there is only one citizenship and one domicile. Second option है, a citizen by birth only can become the head of state. Third, a foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under any circumstance. अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 ओनली, स्टेटमेंट 2 ओनली, स्टेटमेंट 1 एंड 3 एंड स्टेटमेंट 2 एंड, तो आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट है, ओके। देखो, तो पहला जो इसमें स्टेटमेंट दिया है उसमें ये है कि जो इंडिया है यहाँ पर केवल एक सिटीजनशिप है और एक नेशन है रहने के लिए ना, डोमिसाइल। सेकेंड ऑप्शन है, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट। क्या कोई आदमी या कोई ह्यूमन बाय बर्थ क्या सिटीजन बन सकता है क्या? मतलब सिटीजन बन के हेड ऑफ स्टेट बन सकता है क्या? मतलब राज्य का हेड या कहें नेशन हेड, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है ना। आप सिटीजन 3 मेथड से बन सकते, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन, है ना। तो ये तो बिल्कुल गलत है। थर्ड वाला देख लो, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंस। क्या कोई जो फॉरेनर है उसने सिटीजनशिप ले रखी है तो उसकी जो सिटीजनशिप है वो कभी भी एक तरीके से उसको सिटीजनशिप से वंचित नहीं किया जा सकता है बिना अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, बिना किसी एक तरीके से सर्कमस्टेंसेस के।
किन सर्कमस्टेंसेस में, किसी भी कंडीशन में, कि जो सिटीजनशिप है उसको हटाया नहीं जा सकता, ऐसा लिखा है इसमें। क्या ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आप गलत कर रहे हो, अगर आप राष्ट्र के साथ में आप धोखाधड़ी कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, तो उस केस में तो आपकी जाएगी सिटीजनशिप बिल्कुल, है ना। तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो हमने 3 निकाल दिए। 2 भी इनकरेक्ट है, तो आंसर कौन सा हुआ? ए। देखते हैं हम, ए आंसर इज करेक्ट। सॉरी, यहाँ मैं लिखना भूल गई थी, लेकिन ए आंसर इज करेक्ट। ठीक है, देखो ये मोड ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप, हम 4 टाइप से इंडियन सिटीजनशिप को एक तरीके से एक्वायर कर सकते हैं। देखो, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय डिसेंट, बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन। देखो, नेचुरलाइजेशन का मतलब ये होता है, अगर आप 10 से 12 साल तक इंडिया में रह रहे हैं तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप बिल्कुल मिल जाएगी। बाय डिसेंट मतलब आपके जो पेरेंट्स, ग्रांड पेरेंट्स अगर इंडिया में रहे हैं, इंडिया के उनके पास सिटीजनशिप है, तो आपको आराम से इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। बाय बर्थ, आपने अगर इंडिया में बर्थ लिया है तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। बाय रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आर्टिकल 5, इसमें लिखा है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सिटीजनशिप कब से स्टार्ट हुई है? जब से कॉन्स्टिट्यूशन प्रारंभ हुआ है ना, स्टार्ट हुआ है। आर्टिकल 6 देख लो, राइट्स ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। जो पाकिस्तान से जो माइग्रेंट्स आए हैं उनके राइट्स के बारे में आर्टिकल 6 में है। आर्टिकल 7 है राइट्स ऑफ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेदर रिटर्न। मतलब राइट्स ये उन पर्सन्स के लिए है जो कि पाकिस्तान में माइग्रेट हुए थे, ठीक है, पाकिस्तान चले गए थे लेकिन वापस फिर इंडिया में आ गए, है ना, तो उनके लिए राइट्स के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 8 देख लो, सिटीजनशिप फॉर पीपुल ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। मतलब ऐसे लोगों के लिए सिटीजनशिप के बारे में इसमें बताया गया है जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन वो आउटसाइड इंडिया में रह रहे हैं, मतलब इंडिया के बाहर रह रहे हैं। आर्टिकल 9 देख लो, लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप अपॉन एक्वायरिंग फॉरेन। मतलब आपने अगर किसी फॉरेन सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिक लॉस हो जाएगी। ओके, आर्टिकल 10 है कंटिन्यूअस ऑफ सिटीजनशिप। मतलब आपकी सिटीजनशिप है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक कि पार्लियामेंट ना चाहे, है ना। पार्लियामेंट अगर इस पर कोई रूल्स बनाती है या इसको रेगुलेट करती है तो आपकी सिटीजनशिप में परिवर्तन हो सकते हैं। ओके, आर्टिकल 11 देख लो, पार्लियामेंट पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप। मतलब इसकी ओनली 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 पार्लियामेंट को पावर है कि वो रेगुलेट करे सिटीजनशिप को, ओके, ना कि लेजिस्लेचर। जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं वो जो सिटीजनशिप है उसको रेगुलेट नहीं करेंगे। ये बात याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। आप कैसे इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ सकते हैं? एक तो रिनाउंसिएशन के थ्रू, मतलब आप खुद से अपनी सिटीजनशिप त्याग रहे हैं तो उसको आप लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप आप जा सकती है। दूसरी टर्मिनेशन, मतलब आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो एक तरीके से सरकार के थ्रू हट सकती है, मतलब सरकार आपको हटा सकती है अगर आप फॉरेन सिटीजनशिप ले लेते हैं तो। और थर्ड है डिप्रीवेशन, मतलब गवर्नमेंट एक्शन ड्यू टू फ्रॉड, डिसलॉयल्टी एटसेट्रा, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का एक्शन हो रहा है, इसमें आपने अगर जो टर्मिनेशन में अगर आपने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले रखी है तो आपकी सिटीजनशिप ऑटोमेटिक लॉस हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाला देख लो, डेप्रीवेशन, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट बाय एक्शन, ठीक है, आपकी जो सिटीजनशिप है वो आपसे डेप्रीवेशन कर सकती है, डिप्राइव कर सकती है, ठीक है, क्योंकि आपने फ्रॉड करा है, डिसलॉयल्टी दिखाई है कंट्री के लिए, तो आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो लॉस हो जाएगी और आप पर लीगल प्रोसीडिंग होगी, ठीक। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। मतलब 26 जनवरी 1950 पर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था इंडिया का, वो आपको बताना है। ओके, तो ये देख लो, अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बी है अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सी है अ सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक, और डी है अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, तो देखो मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आई हूँ जो है SIS। इसका मतलब ये है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ये 3 वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करे गए थे, है ना। जो प्रियम्बल थी
प्रियम्बल में 3 वर्ड्स ऐड करे गए हैं। वो कौन कौन से वर्ड हैं? एक तो सेकुलर वर्ड है ना, सेकुलर, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट, ये 3 वर्ड्स उस टाइम पर ऐड करे गए थे। कब? 1976 में। तो हम ये 3 वर्ड्स को अगर इसमें से हटा दें इन ऑप्शंस में से, तो आपका जो ऑप्शन है 1950 के लिए वो करेक्ट होगा। ओके, देख लेते हैं, डी से चलते हैं। यहाँ लिखा है सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये 2 वर्ड्स तो यही मिल गए, तो मतलब ये इनकरेक्ट है, डी हटाओ। सी वाला देख लो, अ सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक, अ सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक, तो देख लो इधर, यहाँ पर सेकुलर वर्ड है, मतलब ये हटाइए। सी वाला देखो, अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखो, बी और ए में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जब 26 नवंबर 1949 को जब प्रियम्बल अडॉप्ट करी गई थी, तब उस टाइम पर लिखा था कि इंडिया विल बी अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। ओके, तो इसलिए ये बी आंसर इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट। देख लेते हैं, देखो 5 का आंसर बी है। देख लो इधर, यहाँ पर लिखा है, कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो, जब ये प्रियम्बल एडॉप्ट करा गया था तब उस टाइम पर ये देखो, एंड कमिंग टू फोर्स, ये ठीक है, तो डिक्लेयर इंडिया एज अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। ठीक, ऑप्शन ये बी इज राइट। और ये मैंने जो ट्रिक बताई थी SIS वाली, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, सेशन बहुत है, अगले दिन हम और लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप इसको जरूर लाइक एंड शेयर करना और बताना कि मुझे अपने जो टीचिंग स्टाइल है उसमें क्या चेंजेस करने। ओके, थैंक यू सो मच।